नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। आज के इस वीडियो में हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो कि झारखंड में विभिन्न प्रकार के शिक्षक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। झारखंड में किसी भी प्रकार के किसी भी लेवल के शिक्षक प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे वो जेटेट हो, जेटेट मेंस हो या फिर अध्यापक आकलन परीक्षा, इन सभी परीक्षाओं में एक ही टाइप के हिंदी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप ध्यानपूर्वक उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं तो 25 में से 23 क्वेश्चंस आपका सॉल्व हो जाएगा। और अगर आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि 1 से 2 प्रश्न आपके इस वीडियो से अवश्य ही मिल जाएंगे, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो। अगर सेम टू सेम क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं तो उसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस वीडियो से आपको एक प्रकार से आइडिया लग जाएगा कि आपके आने वाले जो भी शिक्षक संबंधी परीक्षाएं हैं उसमें किस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में बन सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, डैश बोलो कोई सुन लेगा, इस वाक्य में रिक्त स्थान पर क्या आएगा। एक वाक्य दिया गया है, डैश बोलो कोई सुन लेगा, तो यहाँ पे जो डैश है उसके स्थान पर क्या आएगा। ऑप्शंस दिए गए हैं, जोर से, गाकर, चीखकर या फिर धीरे। तो ये जो डैश है इसके स्थान पर आएगा ऑप्शन डी, धीरे। ठीक है, धीरे बोलो कोई सुन लेगा, तो इस वाक्य में रिक्त स्थान पर क्या आ रहा है, धीरे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो देख पा रहे होंगे आप लोग, इसी लेवल के क्वेश्चन जो है बनते हैं, अधिक हार्ड नहीं रहते हैं। आपको ज़रूरत है केवल प्रैक्टिस का। ठीक है, और हिंदी एक ऐसा आपका सब्जेक्ट है जो कि सबसे अधिक स्कोर करके देने वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, इसी में सबसे अधिक स्कोर आप कर सकते हैं। 25 अगर आपका क्वेश्चन है तो आप 25 में 25 भी ला सकते हैं। ठीक है, अगर 1-2 गलत होता है तो 23 तो कम से कम आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है। किसी भी प्रकार के वाक्य में शब्दों का जो क्रम है वो किससे निर्धारित होता है। शब्दों का क्रम अर्थात कि जैसे कि कोई एक वाक्य होता है उसमें कर्ता पहले होगा, कर्म पहले होगा या फिर क्रिया पहले होगा। कर्ता किस स्थान पर होगा, क्रिया किस स्थान पे होगा और कर्म किस स्थान पे होगा। तो ये जो क्रम होता है, शब्दों का क्रम होता है, वो किससे निर्धारित होता है, पदक्रम से, भाषा से, छंद से या फिर अलंकार से। तो शब्दों का जो क्रम है उसका निर्धारण होता है पदक्रम से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पदक्रम। ठीक है, न केवल हिंदी बल्कि अन्य लैंग्वेज में जैसे कि इंग्लिश में भी जो क्रम होता है वो भी पदक्रम से ही निर्धारित होता है। इंग्लिश का पदक्रम क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। उसी प्रकार हिंदी का जो शब्दों का क्रम है वो किससे निर्धारित होता है, पदक्रम से निर्धारित होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उद्देश्य और विधेय किसके अंग है। 2 वर्ड दिए गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, उद्देश्य और विधेय, ये किसके अंग होते हैं। क्या ये वाक्य के अंग है या रचना के अंग है या शब्द के अंग है या फिर अर्थ के अंग है। तो ये जो उद्देश्य होते हैं और ये जो विधेय होते हैं ये किसके अंग होते हैं, ये वाक्य के अंग होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाक्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक वाक्य दिया गया है, तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य है। एक वाक्य दिया गया है, तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य कौन सा है ये आपको चूज करना है, छक्के, तेंदुलकर, ओवर या फिर 5। अगर इस क्वेश्चन का आपको करेक्ट आंसर पता है तो आप वीडियो को पॉज करें, कमेंट में इसका आंसर लिखें, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करें। इससे क्या होगा, आपका जो प्रैक्टिस है वो भी बना रहेगा। आपको एक प्रकार से पता चलेगा कि आपका जो तैयारी है वो किस प्रकार से चल रहा है और आपको कितना अधिक और पढ़ने की आवश्यकता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेंदुलकर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वहां मोहन के डैश कोई नहीं था। ठीक है, यहाँ पे एक वाक्य दिया गया है जिसमें एक खाली स्थान दिया गया है, उस खाली स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा ये आपको बताना है, या और, अलावा या फिर अथवा। तो आसान सा क्वेश्चन है, एक एक वर्ड को अगर हम लोग लगा के देखते हैं तो भी ये क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे कि सबसे पहले हम लोग या से शुरू करते हैं, वहाँ मोहन के
या कोई नहीं था, तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा है, इसका तो नहीं होगा सही। ऑप्शन बी को देखते हैं, और वहाँ मोहन के और कोई नहीं था, तो ये भी करेक्ट नहीं लग रहा है। ऑप्शन सी देखते हैं, वहाँ मोहन के अलावा कोई नहीं था, ये हम लोग को करेक्ट लग रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लास्ट ऑप्शन को भी एक बार देख लेते हैं, वहाँ मोहन के अथवा कोई नहीं था, तो ये ठीक नहीं लग रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलावा। तो इस प्रकार आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और शिक्षक प्रतियोगी परीक्षाओं में आपका टाइम का कमी नहीं रहता है। ठीक है, तो आप आराम से क्वेश्चन को पढ़ के आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये एसएससी या फिर रेलवे का परीक्षा नहीं है जो कि आपको समय का ध्यान रखना होगा। आप आराम से अगर क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो 2 घंटा या फिर 2.5 घंटा का समय रहता है, आप आराम से उस समय में पूरा कर सकते हैं। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, समुच्चय बोधक अव्यय है, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक अव्यय है, या फिर विस्मयादि बोधक अव्यय है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संबंध बोधक अव्यय है। ये जो वाक्य दिया गया है, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, ये किस प्रकार का अव्यय है? संबंध बोधक अव्यय है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सलमा घर जाती है वाक्य है। एक वाक्य दिया गया है, सलमा घर जाती है, तो इसमें ये जो वाक्य है वो किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य है, निषेधात्मक वाक्य है, आज्ञार्थक वाक्य है, या फिर इच्छार्थक वाक्य है? तो सलमा घर जाती है, ये हमें बहुत ही सरल वाक्य लग रहा है, तो ये सरल वाक्य ही होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरल वाक्य। निषेधात्मक वाक्य अर्थात कि किसी रोक टोक या फिर किसी निषेध का जो बोध कराता है उसे हम लोग निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। आज्ञार्थक अर्थात कि किसी प्रकार का आज्ञा का जिसमें बोध कराता है उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। इच्छार्थक अर्थात कि जिसमें किसी प्रकार का इच्छा प्रकट होता है, इच्छा व्यक्त होता है, उसे हम लोग इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरल वाक्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेरे मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है। ये वाक्य दिया गया है, इसमें आपको बताना है ये कि इसमें विभेद क्या है। मेरा मित्र चित्रकार, ऑप्शन सी है बहुत अच्छा चित्रकार, या फिर ऑप्शन डी है बहुत अच्छा। इस वाक्य में कौन सा विभेद है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहुत अच्छा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? जब हम लोग वाक्य पढ़ते हैं तो उसका वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं। तो वाक्य का जो वर्गीकरण है वो कितने आधार पर किया जाता है? 2, 3, 6 या फिर 8? तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 प्रकार से किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय निहित है? एक शब्द दिया गया है मिलनसार, इसमें कौन सा प्रत्यय निहित है? इस शब्द के बारे में जानने से पहले हम लोग प्रत्यय के बारे में जान लेते हैं। प्रत्यय अर्थात होता है कि किसी शब्दांश के अंत में जो शब्द या फिर शब्दांश लगते हैं और उस शब्द का जो मीनिंग है वो परिवर्तित हो जाता है या फिर उसमें विशेषता आ जाती है, उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। तो मिलनसार में हम लोग देखते हैं इसके अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। मंद लगा हुआ है? नहीं। बंद लगा हुआ है? नहीं। पोस लगा हुआ है? नहीं। सार लगा हुआ है? हाँ, सार लगा हुआ है। मिलनसार में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? सार। ठीक है, तो मिलनसार के अंत में हम लोग देख पा रहे होंगे सार प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द के भेद पूछा गया है। 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, या फिर 6 होता है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4। शब्द के आधार पर कितने भेद होते हैं? माफ कीजिएगा, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अभिकारी शब्द कौन सा है? संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय या फिर विशेषण? अभिकारी शब्द क्या होता है ये पूछा गया है। क्या वो संज्ञा होता है? क्या वो सर्वनाम होते हैं? क्या वे अव्यय होते हैं? या फिर क्या वे विशेषण होते हैं? तो अभिकारी शब्द जो होते हैं वे हमेशा अव्यय होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अव्यय। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्दों के शुरुआत में। ठीक है, शब्दों के शुरुआत में
शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उपसर्ग का जो प्रयोग होता है वो कहाँ होता है? शब्दों के शुरुआत में होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा। शब्द के शुरुआत में उपसर्ग का प्रयोग होता है, अर्थात कि उपसर्ग वैसे शब्द या फिर वैसे शब्दांश होते हैं जो कि किसी शब्द या फिर किसी शब्दांश के पहले लगता है और उसका मीनिंग को परिवर्तित कर देता है या फिर उसके मीनिंग में विशेषता ला देती है। तो वैसे शब्दों को या फिर वैसे शब्दांशों को हम लोग उपसर्ग कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? मीठा, ठास या फिर आस या फिर प्यास। ठीक है, तो इसमें क्या प्रत्यय लगा हुआ है ये आपको बताना है। मीठा तो नहीं होगा, प्यास भी नहीं होगा। हम लोग का कन्फ्यूजन हो सकता है ठास और आस में। ठीक है, लेकिन आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ठास ना होकर के ऑप्शन सी होगा, आस। मिठास में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? आस। ठीक है, मीठा जोड़ आस से मिठास बनता है, जिसके कारण इसका जो प्रत्यय हो जाएगा वो आस हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। अर्थ के आधार पर आपको बताना है ये जो कहा गया है ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, ये वाक्य का कौन सा भेद है? प्रश्नवाचक वाक्य है? नहीं, प्रश्नवाचक वाक्य तो नहीं है, क्योंकि प्रश्न तो इसमें हमें नहीं दिख रहा है। विस्मयवाचक वाक्य है? विस्मयवाचक वाक्य भी नहीं है, क्योंकि इसमें विस्मय अर्थात कि कोई ऐसा घटना जो अचानक से घट जाए या फिर कोई जैसे कि आह कितना ये दुर्बल है। ठीक है, इस प्रकार का जो वाक्य होता है वो हम लोग विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, लेकिन विस्मयवाचक वाक्य का तो यहाँ हमें किसी भी प्रकार का शब्द नहीं दिख रहा है। ऑप्शन सी है इच्छावाचक वाक्य, एक प्रकार से इच्छा व्यक्त करना। हाँ, ये इच्छावाचक वाक्य हो सकता है। निषेधवाचक वाक्य, निषेधवाचक भी वाक्य नहीं है, निषेध का हमें यहाँ पे बोध नहीं हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इच्छावाचक वाक्य। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, ईश्वर से इच्छा व्यक्त किया जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 योगरूढ़ शब्द। ठीक है, योगरूढ़ नहीं है, ये योगरूढ़ है। तो योगरूढ़ शब्द कौन सा है? पीला, घुड़सवार, लंबोदर या फिर नाक। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लंबोदर। योगरूढ़ अर्थात कि दो शब्दों के मेल से बनता है और ये इसका अर्थ स्वयं में नहीं होता है बल्कि ये किसी तीसरे की ओर इंगित करता है, उसे हम लोग योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि लंबोदर दो शब्द से मिलकर बना हुआ है और इसका जो अर्थ है लंबोदर स्वयं में नहीं रखता है बल्कि ये तीसरे की ओर इसका जो अर्थ है वो इंगित करता है, जिसके कारण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लंबोदर। ठीक है, लंबोदर अर्थात लंबा है उदर जिसका, और लंबोदर किसे कहा जाता है? ये गणेश भगवान को कहा जाता है। ठीक है, ये गणेश भगवान को कहा जाता है। तो इसका अर्थ कहाँ है? लंबोदर लंबा है उदर जिसका, ये गणेश भगवान को कहा जा रहा है। तो ऐसे शब्दों को हम लोग योगरूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इनमें से विकारी शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। हाथी, यहाँ, इधर या फिर उधर। विकारी शब्द कौन सा है आपको देखने से ही पता चल रहा है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाथी जो है ये विकारी शब्द है। यहाँ, इधर, उधर ये सब तो विकारी शब्द कभी नहीं हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम अर्थात कि किसी निश्चित वस्तु, स्थान या फिर किसी निश्चित चीज़ के लिए जो सर्वनाम का उपयोग किया जाता है उसे हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या ये नहीं हो सकता है? कुछ, कौन, ये सब नहीं हो सकता है। यह जो शब्द है ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्यों? ये निश्चय वस्तु या फिर स्थान या फिर किसी भी निश्चय चीज़ के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे कि यह कलम, यह पेंसिल, यह जगह, किसी जगह का नाम या फिर किसी व्यक्ति का नाम, यह राम है। ठीक है, तो ऐसे निश्चयवाचक सर्वनाम शब्दों को हम लोग जैसे कि यह, वह, इस प्रकार के जो शब्द हैं उसको हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा यह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय किस प्रकार के शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा शब्दों के साथ, सर्वनाम शब्दों के साथ या फिर विशेषण शब्दों के साथ या फिर क्रिया शब्दों के साथ? तो याद रखेंगे कृदंत जो प्रत्यय होते हैं ये क्रिया शब्दों के साथ जुड़ते हैं और उसके अर्थ में विभिन्नता ला देते हैं, उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा क्रिया।
क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? एरा प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? घनेरा, सवेरा, ममेरा या फिर इनमें से कोई नहीं? घनेरा में भी एरा प्रत्यय है, सवेरा में भी एरा प्रत्यय है, ममेरा में भी एरा प्रत्यय है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य है? चिट्ठी भेजी गई, लड़का पुस्तक पढ़ता है, ऑप्शन सी है श्याम चिट्ठी लिखेगा, ऑप्शन डी है लड़का दौड़ रहा है। कर्मवाच्य किसमें है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चिट्ठी भेजी गई। ठीक है, ये कर्मवाच्य है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22 है, शब्दों के वर्गीकरण का क्या आधार है? अर्थ है, रचना है, उद्गम है या फिर ये सभी है? तो शब्द का जो वर्गीकरण होता है ये अर्थ के आधार पर भी होता है, रचना के आधार पर भी होता है, उद्गम के आधार पर भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? अप उपसर्ग किस शब्द में नहीं है ये आपको बताना है। अप्रोक्ष, अपादान, अपवाद या फिर अपमान? तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपादान। ठीक है, अपादान में अप उपसर्ग नहीं है, अप्रोक्ष में भी अप उपसर्ग है, अपवाद में भी और अपमान में भी, लेकिन अपादान में अप उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? पंकज, विद्यालय, जलज या फिर कमल? तो रूढ़ शब्द अर्थात कि जिस शब्द का उपयोग ओरिजिनल में किया जाता है, अर्थात कि ओरिजिनल जो शब्द होता है उसी का उपयोग किया जाता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई दूसरा शब्द नहीं होता है या फिर दूसरा कुछ मीनिंग नहीं होता है, वैसे शब्दों को हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कमल। ठीक है, कमल जो है ये रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा? ईक प्रत्यय अगर लगाया जाता है तो सप्ताह का रूप क्या होगा? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो वीडियो को अभी पॉज करें और इसका आंसर कमेंट में लिखने का प्रयास करें। ईक प्रत्यय जैसे ही लगाते हैं तो सप्ताह का जो रूप है वो क्या हो जाएगा? ये इस प्रकार से साप्ताहिक होगा या फिर साप्ताहिक इस प्रकार से होगा, साप्ताहिक इस प्रकार होगा या फिर साप्ताहिक इस प्रकार होगा। अगर आपको साप्ताहिक का स्पेलिंग भी मालूम है तो भी आप इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा साप्ताहिक। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें प्रत्यय नहीं है? गुणवान, दूजा, इखरा या फिर दुबला? तो कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें प्रत्यय नहीं लगा हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दुबला। ठीक है, दुबला में कोई प्रत्यय नहीं है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग अर्थात कि जो कि शब्दांश या फिर शब्द के पहले लगता है, अभि, अ, अभ्य या फिर अम्ब। तो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अभि। ठीक है, तो अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग है? अभि उपसर्ग है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 19 शब्द में उपसर्ग है, उत, उत, उन या फिर उन? तो 19 में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन सी, उन। ठीक है, उन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विचार में इक प्रत्यय लगाने से बना शब्द। विचार में अगर इक प्रत्यय लगाते हैं तो कौन सा शब्द बनता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है। इसका भी आंसर आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करें, थोड़ा सा टाइम लें और इसका उत्तर कमेंट में कमेंट करके बताएं। ठीक है, उसके बाद ही वीडियो को कंटिन्यू करें। तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वैचारिक। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वैचारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। ये किस प्रकार का वाक्य है? साधारण वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा आप सभी बताने का प्रयास करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क में दे देता हूँ। सभी इस क्वेश्चन को कमेंट में कमेंट करके लिखें। इसका आंसर लिखने के लिए 30 क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा, उसके बाद इसका आंसर आगे लिख दीजिएगा, ए, बी या फिर सी
डी कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे। मैं एक एक स्टूडेंट के कमेंट का जवाब दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप झारखंड से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल बाउंड टू एडुकेशन को विजिट कर सकते हैं, जहां पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा और झारखंड के विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित आपको विभिन्न प्रकार के वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। पंच परगनिया से संबंधित आपको रीजनल लैंग्वेज के वीडियोस भी मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे ज़रूर लाइक कर दे, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, सामने के बेल के आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि जो भी आपके एग्ज़ाम से संबंधित वीडियोस इस चैनल में अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुंच सके। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।